हर सफर के पीछे ना एक कहानी होती है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगं को प्रेरणा देती है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम सब मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो आज हमारे पास जो भी नोट्स और जानकारी है उसके आधार पर डॉक्टर कलाम के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब रामेश्वरम के उनके बचपन से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, और फिर वो जो अपनी एक छाप छोड़ गए। बचपन, फिर संघर्ष, उनकी वैज्ञानिक सफलताएं और उनकी विरासत। इसी रास्ते पर चलेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम में। एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार था। पिता जैनुलाब्दीन मराकायर वो नाव चलाते थे और मस्जिद के इमाम भी थे। माँ आशी अम्मा गृहिणी थी। एक दिलचस्प बात यह है कि पहले उनका परिवार काफी संपन्न था, व्यापारी थे, लेकिन फिर वो पंबन पुल बना 1914 में और उनका काम ठप हो गया। तो 1920 आते आते परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और परिवार की मदद के लिए, कहते हैं, बचपन में उन्होंने अखबार भी बांटे। स्कूल में वो कोई बहुत असाधारण छात्र नहीं थे, पर हाँ, सीखने की लगन बहुत थी उनमें। उज्ज्वल थे, मेहनती थे, गणित में खास रुचि थी। और यही लगन, यही सीखने की इच्छा उन्हें आगे ले गई। रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया 1954 में। और फिर 1955 में पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। उनका एक सपना था फाइटर पायलट बनने का, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के क्वालिफायर में 9वें स्थान पर आए। हाँ, तो ये एक तरह का उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, एक संघर्ष का पल जिससे उन्हें गुजरना पड़ा। वाकई फाइटर पायलट ना बन पाना ये तो बड़ा झटका रहा होगा। इसने उनके रास्ते को फिर कैसे बदला? शायद इसी ने उन्हें विज्ञान की दुनिया में और गहराई तक जाने को प्रेरित किया होगा। देखिए, 1960 में MIT से निकले और फिर जुड़ गए DRDO से, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक साइंटिस्ट के तौर पर। शुरुआत में तो छोटे होवरक्राफ्ट्स वगैरह डिजाइन किए, बाद में फिर विक्रम साराभाई के अंडर वो इसरो में शामिल हो गए। अच्छा, ISRO में। और यहीं पर वो बड़ी कामयाबी मिली जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई पहचान दी, SLV-3 वाली। बिल्कुल, वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। और जुलाई 1980 में इसी रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त उपलब्धि थी, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। इससे साबित हुआ कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। और यहीं से फिर मिसाइल मैन बनने का सफर शुरू हुआ। हाँ, वो 1970s के दशक के प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट की बात आती है। हाँ, वो शुरुआती प्रोजेक्ट्स थे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, और फिर बाद में वो बने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के चीफ एग्जीक्यूटिव। इसी प्रोग्राम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी हमारी महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित हुई, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनके इसी काम ने, इसी लीडरशिप ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दिलाई। सही। और उनका योगदान सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुका। 1992 से 99 तक वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे, DRDO सचिव भी रहे, और मई 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी। निश्चित रूप से उन परीक्षणों में उनकी संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी से भारत एक परमाणु शक्ति बना। और वो कितने बहुआयामी थे, इसका एक और उदाहरण है 1998 में, जब उन्होंने डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर वो कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट बनाया, कलाम राजू स्टेंट। विज्ञान का फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचे, ये सोच थी। कमाल है। और फिर साल आया 2002, जब वो देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। और सबसे खास बात ये थी कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों का समर्थन हासिल था। वो पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और पहले अविवाहित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के तौर पर वो वाकई जनता के राष्ट्रपति कहलाए। जिस तरह वो बच्चों से, युवाओं से मिलते थे, उनसे जुड़ते थे, वो अद्भुत था। उनका एक विजन था, विकसित भारत 2020। वो भारत को एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखना चाहते थे। और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, वो तो खैर मिसाल ही है। हाँ, कहते हैं वो आजीवन शाकाहारी रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्हें तमिल कविताएं लिखना पसंद था, वीणा भी बजाते थे।
शायद ये सादगी उनके बचपन के अनुभवों की देन हो सकता है। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं, फिर से टीचिंग, राइटिंग, पब्लिक सर्विस उसी में लग गए। IIM शिलोंग, अन्ना यूनिवर्सिटी, ISC बेंगलुरु, कई संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। 40 से ज्यादा किताबें लिखी उन्होंने। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 आज भी लाखों लोग पढ़ते हैं। और वो व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट भी शुरू किया था युवाओं को प्रेरित करने के लिए। उनका अंत भी देखिए, काम करते हुए ही हुआ। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे और तभी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कहते हैं उनके आखिरी शब्द भी अपने एक सहयोगी के लिए थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी बहुत गहरी है। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला 1997 में ही। उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर भारत में विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कितने ही संस्थानों, जगहों, यहाँ तक कि एक बैक्टीरिया और एक पौधे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है, सोलिबैसिलस कलामी और ड्राइबिट्स कलामी। रामेश्वरम में उनका स्मारक है जो उनकी याद दिलाता है। उनका वो मशहूर कोट याद आता है मुझे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये लाइन जैसे उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर कलाम की यात्रा रामेश्वरम की गलियों से निकलकर संघर्षों से लड़ते हुए मिसाइल टेक्नोलॉजी के शिखर तक पहुंचना और फिर राष्ट्रपति भवन तक, ये हिम्मत, लगन और देश सेवा की एक असाधारण कहानी है। ये वाकई बचपन से शुरू होकर संघर्षों को पार करके एक ब्रेक थ्रू हासिल करने और फिर एक स्थायी विरासत छोड़ने का सफर है। डॉक्टर कलाम का जीवन ना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भी अगर आपके इरादे पक्के हों, सोच बड़ी हो, तो इंसान न सिर्फ अपने सपने पूरे कर सकता है बल्कि पूरे देश की दिशा बदलने में एक अहम किरदार निभा सकता है। शायद ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है, अपनी अंदरूनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें जगाने की।